Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद. प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद है तेरे. एपिसोड 2 शो है लिसनर स्लैश व्यूअर शो, जिसमें हमारे कॉलर्स जो हैं और हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो अपनी अपनी कॉल्स करते हैं, अपने अपने कमेंट्स देते हैं, अपने पॉइंट्स देते हैं और बोल के लब आज़ाद है तेरे का ये शो जो है इसको शो बनाते हैं. चलिए शुरू करते हैं जी. कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद 870 AM यूर ऑन द एयर. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अभी एक खातून बात कर रही थी औलाद की तरबियत के बारे में. तो मेरा इसमें ये पॉइंट था कि क्या एनवायरनमेंट इतना बड़ा फैक्टर है कि माँ बाप की तरबियत पीछे रह जाती है? ये क्या मसला है इस दौर की नस्ल के साथ, या क्या ये इंडिविजुअल सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है कि मी एंड मी? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है. और दूसरा ये कि आज हम तरक्की की मनाजिल तय करते हुए बहुत आगे निकल आए हैं. हर तरह के गैजेट्स बना लिए, हर तरह की मैकेनिकल चीजें बन चुकी हैं. लाइफ बहुत इजी है जो पहले कभी नहीं थी. लेकिन हम इस जिस्म के गैजेट को न समझने की कोशिश करते हैं, ना उसके बारे में फिक्र करते हैं, ना उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. दुनिया की सारी चीजें, हर तरह का गैजेट हमारे पास है, लेकिन जो नीचे में हमें गैजेट दिया है उसकी किसी को परवाह नहीं है. तो ये पॉइंट है. दूसरा ये कि जहालत, और कल परसों आप इस चीज का जिक्र कर रहे थे, इल्म और जहालत में क्या फर्क है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. और तो जब आपने ये कहा तो आज के दौर में जो हम जहालत और जो लर्निंग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशन को एक डिग्री लेके एक टैग लगाना चाहते हैं अपने आप पे. कोई भी लर्निंग, शौक और जज्बे में हम लर्निंग बहुत कम लोग कर रहे हैं. सिर्फ लर्निंग हम माशरती एक स्टेटस गेन करने के लिए कर रहे हैं. तो उसमें वो लर्निंग में और जो शौक की लर्निंग में उसमें बहुत बड़ा फर्क है. और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हजारों इंस्टीट्यूशंस आज हैं, लेकिन इंसानों में बेसिक नॉलेज और लर्निंग की जो कमी है जी, वो उसके बारे में बात करेंगे जरा आप. बिल्कुल. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. 3 बहुत ही खूबसूरत सवाल जी. लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल पे जाऊं, इससे जो हमें जो सवाल आए थे मैं उनको भी पहले टैकल कर लूँ, क्योंकि फिर हम इंसान हम भूल जाते हैं. गलती के पुतले हैं हम. तो उन्होंने कहा था जी मैं टीचर हूँ और मैंने कुछ पेरेंट्स को अपना एक पॉइंट दिया जो कि टोटली डिफरेंट था. फिर वो मैनेजमेंट से मिले, मैनेजमेंट ने टोटली एक डिफरेंट पॉइंट दिया. तो वो मेरे साथ भी एग्री कर रहे थे, उनके साथ भी एग्री कर रहे थे, और मतलब ऊँट किसी करवट नहीं बैठा पे. सो लेकिन उससे पहले कोई कॉलर भी हैं, चलिए उनसे भी कट गए. चलिए दोबारा करते हैं. मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आप अपनी कॉल भी कर लीजिएगा साथ साथ. नंबर है स्टूडियो का 9725019390, और जो स्क्रीन पे नंबर है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये क्या फिनोमिनान है कि हर बंदा हर बंदे के साथ एग्री कर रहा है. असल में बचपन में जब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई और पढ़ाई गई ना, हमने गौर नहीं किया. न 3 में न 13 में, आधा तीतर आधा बटेर, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया. ये जो विजडम थी ना, जो प्रैक्टिकल विजडम जिसे कहते हैं, ये जिस ज़माने में बुज़ुर्गों ने सारी ज़िंदगी कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उसमें से एक्सट्रैक्ट की थी, कशीद की थी, और हमें बताया गया था. लेकिन हम उस ज़माने में किसी और ही चक्कर में मसरूफ़ थे. हमने इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया. मैंने भी नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया होगा. ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं. लेकिन एक वक्त ऐसे आता है जब आदमी को समझ आता है कि 30 साल से सर दर्द की गोली खा रहा हूँ और फ़र्क नहीं हो रहा, तो मुझे गोली बदलनी चाहिए. इसके लिए आपको अरस्तू होने की, अफलातून होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ना ही आपको ना जुल्करनैन होने की ज़रूरत है. जुल्करनैन याद है आपको? किंग साइरस को कहते हैं जुल्करनैन. और उन्होंने ईरान की 2 सल्तनतें जो थी ना, वो मिलाकर एक की थी, इसलिए उनको 2 सींगों वाला जुल्करनैन कहते हैं. वो बहुत बड़ा आदमी था. तो पता नहीं, बीच में इंफॉर्मेशन भी आती रहती है, मैं कहा चलो साथ साथ आप लोगों को देते रहें इसी बहाने. तो ये आम आदमी जो है ना, वो इसको समझ आ जाती है कि यार ये मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे, लेकिन हमें जिस्म की दर्द और तकलीफ़ फ़ौरन फ़ील हो जाती है, लेकिन जहन की तकलीफ़ हमें नहीं फ़ील होती. ये बिल्कुल ऐसा है कि कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो उनको मैंने कहा कि आप ऐसा करें, आप ये सोचें कि अगर आप घर शिफ्ट करते हैं तो कौन कौन सा सामान बच जाएगा और वो फालतू है आपके घर में जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे सालों से. तो उन्होंने कहा तकरीबन 30% सामान बच जाएगा. इतना वज़न क्यों उठाया हुआ है? बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन में भी 30 to 40% का जहन में सामान खामखा उठाया हुआ आपने. वो खामखा के एक्सपीरियंसेस हैं, वो खामखा हमको नेगेटिव करते चले जा रहे हैं. उन्होंने हमारा रैम जो है उसने बाइट्स इतनी ज़्यादा हमारी ले ली हैं कि हमको नई चीज़ सीख नहीं पा रहे, नई चीज़ समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम हल्के फुल्के ही नहीं.
पहले थोड़े हल्के तो हो जाएं, पहले आराम करें, सुकून करें, हमें समझ तो आए, फालतू चीज़ें निकालें ताकि बहुत सारी जगह खाली हो जाएगी, जैसे सेल फ़ोन में से निकालते हैं हम अपने अक्सर। जब नहीं निकालते व्हाट्सएप में तो वही भर देता है आपको सारी चीज़ें ना, ऐसे ही होता है। सो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे ये समझनी है कि क्योंकि हम में से बहुत कम लोगों ने ये बात जानी कि गलत क्या है, सही क्या है। इस काम को करने से, इन चीज़ों के रिपल इफ़ेक्ट, इन चॉइसेस को लेने से इसके रिपल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, अच्छाई के और बुराई के। फिर ये पैकेज डील क्या है, ये अच्छाई वाली या बुराई वाली, या सही रास्ते पे चलने वाली या गलत रास्ते पे चलने वाली, या अपना काम 100% डेडिकेशन से करके, या फिर स्ट्रीट स्मार्ट होकर तो चक्कर चलाकी करके ये काम अगर हासिल किया जा सकता है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान या फ़ायदा कितना होगा, क्योंकि हम में से किसी को ये नहीं पता। उसके अलावा हम में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। अक्सर लोगों को ज़िंदगी में 40, 50, 60, 70 में चले गए, 92 ईयर्स के बंदे तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बात की हुई है ना, उनको भी नहीं पता था उनको क्या चाहिए। चलिए, नहीं पता हमको क्या चाहिए, कोई बात नहीं, इंसान है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, सिचुएशंस हो जाती हैं, लोग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं इंसानों के, फ्री विल है, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या नहीं चाहिए। यानी मुझे इस उम्र में पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। मुझे बेवकूफ़ किस्म का आदमी अपनी ज़िंदगी में खामखा मुझे परेशान करने वाला नहीं चाहिए। एक बात को 100 दफ़ा बताने के बावजूद वो काम ना करने वाला आदमी मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मेरे सुकून को बर्बाद करने वाला आदमी मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपना वक्त ज़ाया हो जिन चीज़ों में, मुझे नहीं चाहिए। इतना तो पता होना चाहिए ना आदमी को। मैं कुछ चीज़ों में अपनी सेहत ख़राब नहीं करना चाहता, ना फिज़िकल ना साइकोलॉजिकल। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे वो पैसा जो कि अपने साथ ज़लालत, बर्बादी और आखिर में ख्वारी ला रहा है, वो नहीं चाहिए। मुझे 100 बंदे नहीं चाहिए अपने इर्द गिर्द, 10 बंदों से ताल्लुक़ होना चाहिए, 4 मेरे करीबी होने चाहिए, मेरे लिए काफ़ी। इतना तो पता होना चाहिए ना। तो जब हमको यही नहीं पता तो हम स्टैंड कैसे लेंगे, किस चीज़ पे बेस करके हम स्टैंड्स लेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। हम जज्बाती होकर जो वक्ती फ़ैसले करते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी। एक आदमी को मैं जानता हूँ, मेरे बड़े करीबी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, मैंने अगर किसी, और दिल का वो बहुत अच्छा आदमी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उस बंदे ने, जो भी किसी रिश्ते से मिल सकती थी, उस बंदे ने ली है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ज़लालतों का ये सिलसिला कब शुरू हुआ, सच बोलें आप। तो उन्होंने कहा जी ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने एक शादी की। तो मैंने कहा वो शादी कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि उस लेडी ने मुझसे ये कहा कि आपका क्या है, आप तो मर्द हैं, मर्दों की दुनिया है, मेरे घर में रिश्ते आ रहे हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊँगी, और आपका तो कुछ भी नहीं है, ये वो। तो कहते हैं मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था मोटर बाइक पे, तो मैंने मोटर बाइक मोड़ी, इतनी सी उन्होंने बात की थी अभी, मोटर बाइक मोड़ी और मैं सीधा अदालत गया और वहाँ से शादी करके मैं वापस आ गया। और उसके बाद एक लामुतनाही सिलसिला था, साइकोपन से लेकर, गोलियां खाने से लेकर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल इश्यूज़। उसमें वो लेडी अब 2-3 साल पहले फौत हुई हैं, और बंदे का अगर आप हाल देखें तो आप यकीन नहीं कर सकते, औलाद से लेकर ज़िंदगी के सब बर्बादी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ फ़ैसले, जो 3-4 फ़ैसले, पैदा होना हमारी मर्ज़ी नहीं है, मर जाना हमारी मर्ज़ी पे नहीं होना, बीच के 1-2 फ़ैसलों से बहुत सारी चीज़ें, और उसके बारे में स्पेशली कहा गया है कि ये सोच लो, ये देख लो, वो देख लो, ये देख लो। लेकिन पता नहीं हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, पता नहीं हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किन से और लोगों के मशवरों पे ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने इसके लिए इल्म हासिल करना है, मैंने देखना है रब क्या कहता है इसके बारे में, हुजूर पाक क्या कहते हैं, हमारे ज़माने के जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इसमें उनको कैसे अडेप्ट करना है सिस्टम को, उसके बाद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं या नहीं करने। और गलत हो गए फ़ैसले फ़र्ज़ करें तो क्या मैं जवाब दूँ पूरे ज़माने को? नहीं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते ही नहीं हैं तो फिर हम किसके साथ स्टैंड लेंगे? हमें पता ही नहीं कुछ, तो क्या स्टैंड? भेड़ बकरी किसके साथ स्टैंड लेती है? जिसके हाथ में डंडा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही बताया गया था ना कन्वेंशनल विजडम में, तो वही तो हो रहा है। हर बंदा बैंड वैगन पे सवार हो जाता है, आपके सामने ही है, हम भी हो जाते हैं। हमने ही पढ़ा था कि जो आदमी या कौम डेस्परेट हो जाती है वो अपने लिए नुकसान है। तो क्या हम लोग डेस्परेट नहीं हैं? रीबाउंड पे लोग शादियां कर लेते हैं, वक्त गुजर रहा है, बायोलॉजिकल जो है वो क्लॉक टिक कर रहा है, तो पहले क्या कर रहे थे? उसके बाद मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है? गन जब तक कोई हाथ ना रख के मुझे गोली नहीं मार रहा, उस वक्त तक मेरी तो मजबूरी आज तक मुझे समझ नहीं आई। क्या आपकी ये मजबूरी नहीं है कि आप मैच्योर ही नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हैं, आप
सोचने के काबिल ही नहीं, ये असल मजबूरियां हैं। तो मुझे कभी नहीं समझ आया जब मुझे लोग अपनी रीजंस एंड लॉजिक देते हैं। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। और एक और बात, ये बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और बड़ा कुछ आपसे कहानी सुनाते हैं, बड़ी कहानी सुनाते हैं, दुनिया बड़ी कहानी बाज है हमारे समेत, ठीक, सब शामिल हैं हम उसमें। आपको अक्सर बात कहते हैं, मैं वहां से उस आदमी की बात सुनना बंद कर देता हूं जहां वो मुझे ये कहता है आप नहीं समझेंगे, आपको क्या पता है, हम घास खाते हैं, हम इस दुनिया में नहीं रहते, हमारे माँ बाप बहन भाई नहीं थे, हम गांव में नहीं पैदा हुए बड़े हुए, हमने स्ट्रगल नहीं की है, हम नहीं दुनिया में देख रहे, हम टीवी नहीं देख रहे, हमारे साथ नहीं होता इर्द गिर्द दुनिया में, हम जी शऊर नहीं हैं, हम सांस नहीं लेते हैं। क्या है ऐसा जो आपके साथ हो गया है जो कोई और नहीं समझते? जो 106 अरब लोग जो स्टेटिस्टिक्स कहते हैं इस दुनिया में अब तक आ चुके हैं, 8 अरब तकरीबन इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ आपके साथ हो गई है जो मैं नहीं समझ रहा या दुनिया नहीं समझ रही और आप पागल हुए जा रहे हैं? जवाब ये है कि आप कुछ दिन बाद समझेंगे कि ये नॉर्मल बात है, ये सब के साथ होती है। इसमें कुछ चॉइसेस होती हैं, उस चॉइसेस में एक पैकेज डील होती है, वो आपके लिए भी वही है, वो हमारे फादर के लिए भी थी, हमारे दादा के लिए भी थी, आगे लोगों के लिए भी होगी। उसका एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये दूसरों की ज़िंदगी नहीं है। आप उनसे मशवरा ज़रूर ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन करेंगे आप, क्योंकि गुजरेंगे इसमें से आप। कोई बंदा किसी के लिए मरता नहीं है। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का वो मुझे आज भी शेर याद है, जो गांव के ड्राइवर होटल के सामने से गुजरते, हम छोटे से बच्चे थे, हमें अलाउड नहीं था होटल जाना, लेकिन उसमें उनकी गज़ल थी, उसमें एक शेर था, सारे झगड़े ही ज़िंदगी के हैं, सारे झगड़े ही ज़िंदगी के हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए। तो जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, उस वक्त हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो बेसिक्स क्लियर करना, कवर करना बहुत ज़रूरी है। आते हैं उस सवाल पे जो उसके बाद जो मोहतरमा आई थी, उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे बच्चे हमारे काबू में नहीं होते, माँ बाप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। इन्वायरमेंट क्या इतना स्ट्रॉन्ग है? जी हाँ, इन्वायरमेंट माँ बाप से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुरू का जो इन्वायरमेंट है, अगर माँ बाप ने उस वक्त, जब वो इम्प्रेशनेबल एज होती है जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी बन रही होती है, उस वक्त माँ बाप क्योंकि मैच्योर नहीं हैं, इसलिए उनसे हम क्योंकि मैच्योर नहीं हैं, इसलिए हमसे ये गलती होती है। हम समझ रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं झूठ मत बोलो, वो नहीं बोलेगा, हम उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, जाके बोलो मैं नहीं हूँ फ़ोन पे, या घर पे नहीं हूँ, या फ़लाँ नहीं हूँ। वो ये नहीं सीख रहा कि आप क्या कह रहे हैं, वो ये देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मियाँ बीवी जब आपस में बात कर रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है, बस इसके नहीं कि उसको क्या कहा गया है कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता वो? आप कर सकते हैं तो आप रोल मॉडल हैं, आप उसको दुनिया में लाने की रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें जो घर में टीवी पे क्या चल रहा है, कौन से चैनल्स देखे जा रहे हैं, कहाँ पर, और आपके घर में आ कौन रहा है, आप किससे एसोसिएट करते हैं। मेरे फादर ने, हमारी मदर की जो साइड थी, क्योंकि उनको इल्म से कोई ख़ास शगफ़ नहीं था और उनका लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ें ऐसी थीं और उनके साथ जो कुछ हो रहा था उस ज़माने में, उन्होंने एंटिसिपेट किया और तकरीबन मुझे पहले 18 से 20 साल तक उनसे दूर रखा। सिर्फ सलाम दुआ क्या हाल है, बहुत प्यार करते थे वो, लेकिन सिर्फ उस एनवायरनमेंट में हमें दूसरी अपनी फैमिली की तरफ रखा जहाँ पे लोग, इल्म था, तालीम और उसकी चीज़ें नज़र आ रही थी, काम कर रहे थे, रिजल्ट्स निकल रहे थे, उन्होंने हमें वहाँ रखा। ये माँ बाप का काम है सोचने का। उसके बाद इन्वायरमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसीलिए हमने रेडियो आज़ाद पर यंग किड्स जो हैं 17, 18, 19, 20, 21 के, उनको हम प्रोग्रामिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके माँ बाप और हमारी कम्युनिटी ये समझ सके कि बच्चे वो नहीं हैं जो पेरेंट्स सोच रहे हैं। पेरेंट्स तो सोचते हैं उनके बच्चे फरिश्ते हैं, बच्चे इंसान हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वो खुल के बोलें, अपने मसाइल, अपनी बातें करें, अपनी चीज़ें करें, ताकि पेरेंट्स को समझ आए कि ये कौन है। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आता हूँ आपके पास। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जहाँ से हमने बातों का सिलसिला मुनक़ता किया था, वहीं से दोबारा जोड़ते हैं जी। और बात हो रही थी इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में। जी हाँ, इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना भी पेरेंट्स का काम है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनके साथ दोस्ती का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो भी आपका काम है। उसके बाद अपना रास्ता सेल्फ एग्जाम्पल के थ्रू। लीडरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाई जाती है वो ये है कि यू कैन ऑलवेज लीड थ्रू सेल्फ एग्जाम्पल। अगर आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो एग्जाम्पल अच्छी सेट कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंस अच्छी सेट कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना बड़ी आसान हो जाती हैं। अगला जो उनका था कि इंफॉर्मेशन के ज़माने में
जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर हमें क्या टेंशन है, हम क्यों नहीं सीख रहे? जब सब कुछ हम जानते हैं तो क्यों नहीं सीख रहे? ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है। कहते हैं इस ज़माने में जितने साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, आज तक के सारे ज़मानों को भी मिला लिया जाए तो इतने साइंटिस्ट दुनिया ने नहीं देखे एक वक्त में। दूसरी बात ये, करोड़ों पेजेस इन्फॉर्मेशन के आपको इंटरनेट के ऊपर रोज़ जो है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन की जो है ना, उसको प्रैक्टिस करना अपनी ज़ात में, हर बंदे के पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेमोराइज करके, मग अप करके उसको रिप्रोड्यूस कर देने का नाम इल्म या इंटेलिजेंस या विजडम नहीं है। वो रिप्रोड्यूस करना है या मग अप करना है। जो आइंस्टाइन भाईजान कहते थे ना, बड़ी अच्छी बात है कि नॉलेज इज़ द प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ वंस ओन इग्नोरेंस। जितना मैं अपने बारे में जानता चला जा रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा अपने बारे में एक तो पता चल रहा है, और थोड़ा सा और भी मैं अपने आप को रगेद रहा हूँ कि ये भी नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था। झक मारते रहो ज़िंदगी में, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर यही नहीं ठीक तो कैसे करोगे तमाम चीज़ों का हल? अगर गुस्से को नहीं कंट्रोल करोगे तो ये कैसे होगा? अगर अपने आप को बायस्ड रखोगे तो ये चीज़ें कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव कैसे होगे? खुद पॉजिटिव नहीं होगे तो पॉजिटिविटी दोगे कैसे? अपनी एनर्जी अगर डिप्लीटेड है, मर रहे हो आप, तो दूसरों को कैसे आप उठाकर साथ रखेंगे? ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं और इस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इससे कोई परफेक्शन अचीव कर लेगा। मकसद परफेक्शन अचीव करना नहीं है, मकसद प्रोडक्टिव करना, कंस्ट्रक्टिव रहना और हैविंग फन अलोंग द वे। ये बेसिक मेरा ज़िंदगी का गुजारने का जो मकसद है वो ये है। तो इन्फॉर्मेशन का नॉलेज बनाना, नॉलेज को जब आप अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे उससे आपकी विजडम बनेगी। उस विजडम को जब आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद उसको निखारेंगे, उसके रिज़ल्ट्स आप देखेंगे, इर्द गिर्द भी लोगों को बताएंगे, वो भी देखेंगे, तो फिर आपको इनलाइटनमेंट, अगला जो जिसको हिंदी में कहते हैं ना प्रकाशित हो जाना, तो वो जो है इनलाइटेंड हो जाता है आदमी। शऊर की कमी है। अगला जो सवाल था वो इससे लिंक से रिलेटेड था कि हमारे पास डिग्रियां भी हैं, तो फिर हम लोग जो हैं, इल्म का शौक़ क्यों नहीं है हमको? डिग्रीज़ भी हमारे पास हैं और अपेरेंटली इन्फॉर्मेशन भी सारी अवेलेबल है, तो फिर हम लोग इनलाइटेंड क्यों नहीं है? उसका एक रीज़न है। मैं भी जब बड़ा हो रहा था तो मुझे भी इल्म हासिल करने का शौक़ नहीं था, लेकिन मसला ये हुआ कि जब हमने डिग्रियां भी कर ली, डिग्री जो है ना, उसको एक बात आपने समझना है, एक्वायरिंग अ डिग्री इज़ अ प्री रेक्विजिट टू गेट अ गुड जॉब, टू अर्न अ लाइवलीहुड। वो एक डिग्री आपने ली है, उसकी जरिए आपने एक जगह जॉब पे अप्लाई किया है, वो प्री रेक्विजिट है उस जॉब के लिए। आप उस जॉब पे जाते हैं, उसके बाद आपकी एक पैकेज होता है पर्सनैलिटी का, चीज़ों को हैंडल करने का, वो फिर आप उनके साथ काम करते हैं और फिर वो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। ये इल्म नहीं है, ये विजडम नहीं है, ये एनलाइटनमेंट नहीं है। वो रोटी कमाने का इस ज़माने में जिसमें हम रहते हैं, उसका नौकरी का एक प्री रेक्विजिट है। उस प्री रेक्विजिट को क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद आपने अपनी नौकरी ले ली। अब नौकरी तो आपने ले ली है, 9 to 5 की नौकरी, यानी कि 8 घंटे की। 8 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 घंटे की होगी नींद हमारी, 8 घंटे की होगी हमारी नौकरी, और उसके बाद 8 घंटे रह जाते हैं 24 में से, 8, 16, 24, ऐसे ही है ना। तो उस 8 घंटे का मतलब होता है वो क्वालिटी टाइम उन रिश्तों को देना है, आपने एक और लाइफ बनानी है। अब अगर इस तरह देखा जाए तो जिस आदमी की ज़िंदगी 60 साल है, उसको 3 कैटेगरीज में अगर आप करें, वो भी 24 घंटे गुजारा है, 60 साल में वो दुनिया से चला जाता है, तो इसका मतलब है 20 घंटे सोने में गुजर गए, 20 घंटे आपके 9 to 5 जॉब के हैं, और 20 साल आपके सोने में गुजर गए हैं, 20 साल आपके 9 to 5 जॉब करने में गुजर गए हैं, और 20 साल में आपने अपनी ज़िंदगी की वो जो क्वालिटी लाइफ जिसे कहते हैं, जो रिलेशनशिप से बनती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके लिए आपके पास है। ठीक। अब आप खुद सोचें, जब हम नींद अपनी पूरी नहीं करते, उसमें से कुछ आवर्स भी हम ले लेते हैं नौकरी के लिए, फिर 9 to 5 की जॉब कभी 9 to 5 नहीं होती, और अगर अपना बिजनेस है तो और ज़्यादा आप उसमें से टाइम निकाल लेते हैं रिलेशनशिप्स वाले खाने में से, तो यहाँ करके तकरीबन 30 साल आप यहाँ लगा देते हैं, और इसमें से सिर्फ आप अपने रोज़ी रोटी सीख रहे होते हैं कमाना। फिर हम बदकिस्मत इतने हैं कि बेहतर रोटी, बेहतर घर, बेहतर गाड़ियाँ, क्योंकि रोज़ी रोटी कपड़ा मकान के बाद अगला जो सेल्फ रिकग्निशन का जो स्टेज आता है, उसमें हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंपटीशन चल पड़े हैं घरों के, महलों के, महल्लात के, बिल्डिंग्स के, और उसके बाद गाड़ियों के। जब पहले होंडा में हम खुश थे, फिर उसके बाद ना मर्सिडीज़ में खुशी मिल रही है, ना हमें फरारी में खुशी मिल रही है, ना बेंटली इसमें हमें खुशी मिल रही है, ना हमको अब रोल्स रॉयस में खुशी मिल रही है। तो कहाँ है ये मसला? तो
ये समझना ज़रूरी है कि बाकी चीज़ों से वक्त लेके आप यहाँ डाल रहे हैं और यहाँ का हमको इल्म, इसीलिए जब हम पैसे कमा लेते हैं और हमने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया तो हम इनसिक्योर हैं। तो कोई भी बंदा हम फेमस देखते हैं, पैसे होने के बावजूद हम डर जाते हैं और हम चाहते हैं इसकी शोहरत भी मुझे मिल जाए। किसी बंदे की इज्जत हम देखते हैं जिसने कोई सोशल काम किया, जो बेहतर काम कर रहा है, हमें वो भी चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन अब आप इतने इनसिक्योर हैं कि हमें इज्जत भी चाहिए इस बंदे से, और फिर हम उसके लिए ओछे हथकंडों पे उतर आते हैं और नीच हो जाते हैं हम। सो ये सारा जो सिस्टम है ना, यही ठीक नहीं है। इसमें जब तक आप 8 घंटे किसी भी चीज़ को अपनी जगह से आप जब हटाने की कोशिश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब होता है। इंसान एक जगलर की तरह है जिसके पास, आपने देखा होगा 3 बॉल कितने लोग जगल कर लेते हैं। वेगस में आप जाएं और कुछ जगहों पे तो आपको बहुत नज़र आएगा, उसके अलावा बहुत कम लोग। एक बॉल के ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ, एक के ऊपर लिखा हुआ है वेल्थ और एक पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप्स। ये 3 आपने जगल करने, जो बेहतर इसको जगल कर जाता है और वो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर जाता है, एक ना एक गिरेगा इसमें से। अब ये आप पे है कि कौन सा गिराना चाहते हैं आप, ये समझ को होना। बिकॉज लाइफ क्या है, इट्स अ फाइन बैलेंस ऑफ व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो। सो जब तक हम इन चीज़ों पे, और इसमें से कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए इस शो में मैं हर बंदे से कमेंट्स लेता हूँ कि ये शो जो है लाइफ के बारे में है। इसमें कोई लाइफ का एक्सपर्ट नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल, वो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, वो लाइफ के सब्जेक्ट पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। हमारी, क्योंकि उसमें हर बंदे की फ्री विल है, उसमें बहुत सारे समझदार लोगों की ज़िंदगियां बड़ी ख़राब परेशानी में गुजर रही हैं, जिनको आप अपेरेंटली कम अकल कुंद जहन समझते हैं, उनकी ज़िंदगियां बड़ी अच्छी गुजर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पकड़ के रखी हुई है एक दो चीज़, उन्होंने अपना बैलेंस ठीक रखा हुआ। सो ये समझना ज़रूरी है कि डिग्री का क्या काम है, इल्म हासिल करने का, वेल राउंडेड इंडिविजुअल होने के लिए। इसलिए रब देखें जब इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा होता है ना, तो उसके मैनरिज्म उसके जहन पे काम करता है कि तूने बेसिकली, तुम्हें फ़िक्र और गम किसका होना चाहिए, डर किससे होना चाहिए, तफक्कुर किसके से होना चाहिए। कि जो बंदा, इंसान रब से नहीं डरता, बाइबल में मेरा ख्याल लिखा है ना कि विजडम बिगिंस फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। जो इंसान रब से नहीं डरता, उससे मखलूक का डर उसके दिल में चला जाता है। तो ये बैलेंस खुद ब खुद चीज़ों के ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। चलिए थोड़े से कॉलर्स भी लेते हैं, बोर ना कर दूं मैं आपको अपनी बातों से। कोई है हमारे साथ, रेडियो आज़ाद ऑन दी। हेलो जी मैम। आज़ाद जी, एक दो क्वेश्चन है आपके लिए। तो अभी आप बात कर रहे थे काम, स्टडीज की और एजुकेशन की और इंफॉर्मेशन की, तो उसके बाद आता है काम, ठीक है? बिकॉज हम लोग आपने जैसे कहा 1/3 ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट वर्किंग। तो जब ये आता है तो आपको नहीं लगता कि a lot of us are very non-committal, unknowingly? I think we are unknowingly non-committal towards our work, yeah, whatever we have selected. Because maybe, in the beginning, maybe this was हमें बताया गया था कि आपको यही करना है, तो शायद यही करना था, तो फिर ये लाइक ओके ठीक है ये कर लेंगे। हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन फिर बाद में भी जब हमें चॉइस करने का मौका मिलता है, फिर भी हम थोड़े से नॉन कमिटल होते हैं डीप डाउन। ये मुझे आज लाइक रिसेंटली आई एम फाइंडिंग के इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि बहुत सारे लोग ऐसे नॉन कमिटल, क्योंकि वी आर, आई डोंट नो, मे बी वी आर जस्ट ऑलवेज थिंकिंग कि देयर इज समथिंग बेटर, if what if this doesn't, even more than there is something better. I think हमारे मन के पीछे ऐसे रहता है कि what if this doesn't work, ये जो fear of failure। आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छा, मैं इस पे और थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। दूसरा पॉइंट, So that's what I wanted to say. And when it comes to being non-committal, it's also about not just work. Then you also attract such people. So just going forward, when you launch something, ये आप अपने experience से भी बता सकते हैं कि so the next question is, when you launch something, how long should you give yourself? And of course, when I say this, you have to be fully committed to that emotionally and in all levels. And then how many times would you think कि failure होने के बाद you should think कि चलो ठीक है ये अपने लिए नहीं था, जैसे आप वो घोड़े और खड़े का एग्जांपल देते हैं, तो शायद ऐसा ही होगा कि हमारे लिए ये नहीं होगा, तो ये कब तक करना चाहिए? दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं जी। ये एक्चुअली एहसान है आपका, इस तरह का सवाल पूछना। बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों से लड़ रहे होते हैं। पहला जो आपका था ना, नॉन कमिटल होने का। नॉन कमिटल होने का मतलब ये है कि हम लोग जी कमिटमेंट नहीं करना चाहते, 100% होल हार्टेड कमिटमेंट नहीं करना चाहते। उसका एक रीज़न है।
देखिए, एक ज़माने में हर बंदा शादी करना चाहता था, अभी लोग शादी से डर गए हैं। क्यों? बिकॉज आपने शादी के साथ इतने लांझे अटैच कर दिए हैं कि लोग और उन्हें और रास्ते निकालने शुरू, जिस चीज़ को आप चाहते हैं ना कि लोग बंद कर दें, आप उसको मुश्किल कर दें। जो चीज़ जितनी आसान कर दी जाएगी उतना लोग उसको ज़्यादा करेंगे, और जो चीज़ आप मुश्किल कर देंगे उतना लोग उस चीज़ से भाग जाएंगे। बिकॉज नए ज़माने में इज टू मच, एक तो चॉइस बहुत ज़्यादा है, टू मैनी चॉइसेस, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब चीज़ें कंफर्म ही नहीं है तो क्यों कमिटमेंट वो करेंगे। मसलन जब लोग पुराने ज़माने में लोग जब ज़बान देते थे ना, उस पर खड़े रहते थे, तो आपको कमिटमेंट करने में बड़ी आसानी होती थी। अब भी एक बंदा अगर उसका सेल्फ इमेज ऐसा है, उसका इमेज आपके जहन में या किसी के साथ, तो उसके साथ कोई बंदा भी कमिटमेंट करने को तैयार है। लेकिन आप अगर रोज़ अपना जहन बदल लेते हैं तो मैं क्यों कमिटमेंट करूंगा आपके साथ? ना बिजनेस की करूंगा, ना रिश्ते की करूंगा, ना काम की करूंगा। सो जब आपने एनवायरनमेंट बदल दिया, जब आपने लोगों ने अपनी मॉरल वैल्यूज़ हमने बदल दी, ज़बान दे के हम लोग मुकर जाते हैं, तो कमिटमेंट क्यों करेगा कोई? तो इस तरह लोग रिश्ते नहीं करते, इस तरह लोग लोगों से बिजनेस नहीं करते कमिटमेंट्स की, क्योंकि लोगों की ज़बान ही नहीं है। अब लोग लिख कर भी बदल जाते हैं, तो क्या करेगा कोई? सो इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब हम इन चीज़ों, ये नॉन कमिटल करने का रीज़न है एक, और वो रीज़न ये है, जो कंपनी भी, आप क्या देखते हैं जब भी किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, रिसर्च में क्या देखते हैं? ऑथेंटिसिटी देखते हैं, कंपनी कितने सालों से है, उसकी बैकबोन देखते हैं कितनी स्ट्रांग है, उसकी बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्या देखा है आपने उसका? इंटेग्रिटी देखी है। इंटेग्रिटी का मतलब है टाइम टेस्टेड रिजल्ट्स। तो जब किसी बंदे का टाइम टेस्टेड रिजल्ट ही नहीं है, तो आप क्यों कमिटमेंट करेंगे उसके साथ? वो आज कहते कुछ हैं, कल मुकर जाते हैं। थोड़ी देर उनका एक सीन होता है, दूसरे दिन के बाद उसका एक नया ही काम चल रहा होता है जहन में। तो ऐसे बंदे आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप हैं कमिटमेंट टाइप, तो आप ढूंढेंगे वो बंदा जो कमिटमेंट करे और आखिर तक खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तो लोग विद ड्रॉप ऑफ अ हैट भाग जाते हैं, तो उसके साथ क्या कोई करेगा? और फिर लोग इतने मुश्किल हैं कि आप कमिटमेंट करने नहीं चाहते। अगर वो इतने मुश्किल हैं, फस्टीडियस हैं, और आपने पहचान लिया उनको कि इनको तो खुश करना तो बेइंतहा मुश्किल है, और अगर आप लोगों को खुश करने वाले भी हैं रिश्तों में, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी तो कोई हद ही नहीं है, तो भी आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते। सो उसका ये एक रीज़न है। और आखिरी एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट था कि हम लोग शायद इसलिए भी कमिटमेंट नहीं करते कि इसके बाद कुछ और चीज़ है जो शायद इससे बेहतर हो। जिस बंदे ने ये सोच कर ज़िंदगी में भी कोई भी काम किया कि इस वक्त मैं इस बॉस के साथ लॉयल नहीं रहूँगा, मैं अगले के साथ हो जाऊँगा, या मैं इस वक्त कमिटमेंट नहीं करूँगा, मैं अगले के साथ कमिटमेंट बेहतर कर लूँगा, वो बंदा कमिटमेंट कर ही नहीं सकता, और वो बंदा ही 2 नंबर है, ठीक ही नहीं है वो। क्योंकि जो लोग दुकान पे खड़े होके, जो आदमी 100 रुपये में बेईमान है ना, वो करोड़ रुपए में भी बेईमान है। तो इसी तरह वापस आते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और 2 नंबरी वाली बात आपको पसंद आई होगी। इससे ज़्यादा आसानी से नहीं समझाई जा सकती ये बात। अभी आते हैं। Welcome back to the last segment of the second episode of the listener slash viewer show. और हम बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स हैं लोगों के, उसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश कर रही थी, जो हमारा एंगल है। ये आपके सवालों के जवाब नहीं होते जो मैं शो में दे रहा होता हूँ, ये मेरा एक एंगल, एक पर्सपेक्टिव होता है इन तमाम चीज़ों के बारे में। और आप लोग अपने एंगल्स और अपने पर्सपेक्टिव के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9725019390, और स्क्रीन पे जो लिखा हुआ नंबर है, इस पर भी अगर आप कॉल करते हैं तो हम खुद आपकी कॉल रिसीव करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। सो इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एज लिखने की, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपका आइडिया, आपकी सोच में जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप azad@radioazad.us पे हमें लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे है, इस पे कॉल करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी हमसे आपकी। अगला जी उनका सवाल ये था कि किसी भी चीज़ को कब लॉन्च किया जाता है? आप भी बहुत सारी चीज़ें रेडियो आज़ाद के प्लेटफॉर्म से और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में लॉन्च करते रहते हैं, तो कितना इंतज़ार करना चाहिए किसी चीज़ को, राइट टाइम क्या होता है लॉन्च करने का? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक आइडिया आपके जहन में आता है ना, एक ख्याल होता है, उस ख्याल को फिर आप उसके ऊपर आप काम करते हैं, प्लान करते हैं उसके बारे में। प्लान होता है, प्लान में एक एम होता है, एम तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, आप अपने आइडियाज़ को, अपनी सोचों को, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्च चीज़ को तभी करना चाहिए जब कच्ची पक्की चीज़ आप कभी भी किसी के सामने निकाल कर नहीं रख देते।
जब तक आपको कंफर्म नहीं होता कि ये पक गई है, ये प्रोटोटाइप जो है ये इस चीज़ का अच्छा है। और आप उससे पहले भी अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो अपने करीब, जैसे मार्केट रिसर्च, टारगेट रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च में टारगेट ऑडियंस को पकड़ के उनसे रिसर्च करके चीज़ों को, उसकी नोक पलक संवारी जाती है, उसको बेहतर काम किया जाता है। कभी 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 अच्छा वक्त नहीं आता। अगर हम अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे ना तो ज़िंदगी में हम कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आर्ट से रिलेटेड काम है तो एक बात याद रखिएगा, आर्टिस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो ये आर्ट की मौत है, क्योंकि उसके बाद वो कभी भी कोई और चीज़ जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक टाइम आता है जिसमें आपको लगता है कि दिस इज़ एडिक्वेट इनफ और दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू, एंड देन उसको लोगों पे छोड़ दें। चाहे वो कोई टीवी का शो है, रेडियो का शो है, एक्टिंग है, कोई क्रिएटिव और कोई भी काम है, पेंटिंग है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो वो एक तरीका है। बाकी जो दूसरी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी चीज़ है, उसके लिए जब तक आप पूरा तैयार नहीं हो जाते, आप अगर कोई उसमें से मसाइल निकलते हैं उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते, अगर आप जहनी तौर पे तैयार नहीं हैं, फाइनेंशली या उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वो आप उसकी तैयारी नहीं है आपकी, और उसके बाद आपने लॉन्च किस लेवल पे करना है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, इस वक्त आपका फेजेस में रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि फर्स्ट फेज़ में ये है, सेकंड फेज़ में ये, थर्ड फेज़ में ये है। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो हैं वो, हमारे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा रहेगा। प्रेशर को कम करते रहना और ऑब्जेक्टिव्स को हिट करते जाना, ये अच्छा फार्मूला है किसी भी। और कैलकुलेटेड रिस्क को सामने ज़रूर रखना, क्योंकि हम प्लंज नहीं ले लेना खामखा चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करके हम बड़ा कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू विन द रेस। तो एक ये था। तो इससे पहले जो हम पॉइंट में बात कर रहे थे, और वो पॉइंट ये था कि हम लोगों को, हम इसलिए भी नॉन कमिटल हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि अगली आने वाली अपॉर्चुनिटी पिछली से बेहतर होगी। ऑफ कोर्स बेहतर होगी, बट मुझे उस वक्त जो चीज़ दिखानी है, अगर वो इस वक्त नहीं है, अगर लॉयल्टी अपने एम्प्लॉयर से इस वक्त नहीं है, अगर इस वक्त अपने पार्टनर के साथ आप 100% अपना नहीं दे रहे, तो ये भूल जाएं कि आप आगे जाके किसी के लिए वो सब कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपकी नेचर का हिस्सा ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आज मेरे पास $1,00,000 हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से मैं ज़कात नहीं दूंगा, जब $20,00,000 हो जाएंगे तो तब दूंगा, तो मैं कभी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं $2,500 नहीं दे सकता, फ़र्ज़ करें, तो आपके ख्याल से मैं उसके जो ज़्यादा हैं 5 या 10 या 20 या 50 दे पाऊंगा? उस वक्त तो मैं अपनी गाड़ी ना चेंज कर लूँ। ऐसे ही होता है, जो आदमी कम में बेईमान है वो आदमी ज़्यादा में भी बेईमान है। ये बेईमानी उसकी नेचर का हिस्सा है, और अगर किसी और सोच की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से वो नहीं दे रहा, तो ऑफ कोर्स उसके पास रीज़न एंड लॉजिक होंगे। लेकिन एक बात याद रखनी, ये जहन हमें अक्सर हमारे गलत होने पे बहुत रीज़न एंड लॉजिक देता है, क्योंकि जिस चीज़ ने हमको सही रास्ते पे रखना था, वो ज़मीर था हमारा, कॉन्शियस जिसे कहते हैं, उसको हम बहुत अच्छी कोई गोली खिलाकर बड़े टाइम के ऊपर हमने उसको सुला दिया है। इसीलिए जब भी हमारे अंदर से वो आवाज़ें आना, वो मध्यम होते, पहली चोरी पे वो बहुत ज़ोर से चीखता है, ज़ोर आपको लगाता है, आपको बड़ा बुरा फील होता है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं पे आप उस कॉन्शियस को या रूह को, जिसको हम कहते हैं, उस एनर्जी को आप इतना कमज़ोर कर देते हैं कि फिर उसका चीखना चिल्लाना और आपको बंद करना बंद हो जाता है, और आप पंजाबी विच कहते हैं कि रवां हो जाते हैं। और जब आप रवां हो जाते हैं ना, फिर पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों का, वो आपकी नेचर का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन नेचर को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, अपने रूह को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने अपना काम किया, आपने चॉइस कर ली और वो चॉइस अदरवाइज थी। तो इसीलिए अब जो है ना, वो अब हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये एक और पॉइंट था जो वो जो पहुंचाना चाह रहे थे। जो इसके साथ हमें एक और ईमेल आई है, मैं चाहता हूँ कि उस ईमेल को भी साथ हम लेके चलें। उन्होंने लिखा है, जी अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी, आपके शोज़ वाकई हम सब के लिए सदका जारिया हैं। मुझे जितनी चीज़ों की समझ लगी है वो आपके शो सुनकर लगी है। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आज़ाद जी, मेरा एक सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि जो औरतें शलवार कमीज़ पहनती हैं वो मुसलमान नहीं होती हैं, और उनकी सोच ऐसी और उन लेडीज़ की सोच ऐसी होती है कि जीन्स शर्ट्स, नहीं, वो मुसलमान होती हैं वो मुसलमान होती हैं, अच्छी लेडीज़ होती हैं जो शलवार कमीज़ पहनती हैं, और जो जीन्स शर्ट वाली लेडीज़ हैं वो काफिर होती हैं। अच्छा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर भी थोड़े अपने ख्यालात शेयर कीजिए। पहली बात तो ये है जी, जब इस्लाम आया था तो शलवार कमीज़ नहीं होती थी, ठीक है। कोई कोई खुदा का खौफ करें जो हम ये बातें करते हैं।
असल में लिबास का जो ताल्लुक है वो माशरत से है। जिस ज़माने में आप रहते हैं उस ज़माने के स्टाइल से है, उस ज़माने के फ़ैशन से है, उस ज़माने वो आप सर्दियों की जगह रहते हैं या गर्मियों की जगह रहते हैं। सराहों में अगर आप रहते थे तो उस ज़माने के हिसाब से ड्रेसेस हैं। अगर आप गौर करें और आउटलुक भी जो बनाई जाती थी वो इसलिए बनाई जाती थी कि सहराओं में रहने वाले, बर्फ़ों में रहने वाले लोग और बाकी आप अगर मुस्लिम हैं तो अंटार्कटिका जाएँगे तो क्या शलवार कमीज़ पहन के और गोडे जो है ना वो गिट्टे अपने ऊपर करके तो नहीं जाएंगे ना। और ये बात कि काफिर कहने से, दो बातें याद रखें। अगर आप अ, भी अपने अपने रिलीजन को आप जाके फॉलो कर सकते हैं जो कुछ उसके बारे में कहा गया है। तो कहा गया है कि जब आदमी किसी इंसान, काफिर है क्या, पहले तो काफिर का मतलब कल के शो में मेरा ख्याल है बात हुई थी कि मुनकर को कहते हैं, मुनकर सच से, ठीक। और मेरा ख्याल है हम लोग काफिर उसको कहते हैं जो वो नहीं मानता जो हम मानते हैं, तो हमें लगता है जी ये इनका रास्ता गलत है, हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं। और एक हदीस है बहुत मुस्तनद, उस पर अगर गौर करें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, आपका ये मसला रहेगा ही नहीं। कहा गया कि जो मुसलमान दूसरे को काफिर कहेगा वो याद रखे कि दो में से एक हो गया। सो इसमें से वो नहीं हुआ तो आप हो जाते हैं। ऐसी हरकतें ना किया करें, ये बहुत बचकाना, इमेच्योर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ हैं, ज़र्फ़ के ख़िलाफ़ हैं, अच्छा इंसान होने के ख़िलाफ़।